छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। जशपुर जिले के थाना नारायणपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केराडी रेनीडांड में हुए लाखों की चोरी का जशपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। चोरी की इस वारदात में रिश्ते को शर्मसार करते हुए भतीजी ने ही अपने बॉयफ्रेंड और साथियों के साथ मिलकर अपने बड़े पिताजी के घर को निशाना बनाया था। आरोपी ने घर से करीब 15 लाख रुपए नकद और सोने की ज्वेलरी सहित कुल 51 लाख रुपए से अधिक का माल चोरी किया था। चोरी की रकम से आरोपियों ने पार्टी की और करीब 25 लाख रुपए की एक हैरियर कार भी खरीदी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नगद, सोने की बिस्किट, मंगलसूत्र, सोने का कड़ा, आईफोन सहित अन्य मोबाइल और कार जब्त की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। रांची के एक होटल से मुख्य आरोपी मिनल निकुंज और उसके बॉयफ्रेंड अनिल प्रधान को पकड़ा गया, जबकि अन्य आरोपी की गिरफ्तारी बाद में की गई है। पुलिस के अनुसार जब्त किए गए माल की वर्तमान कीमत लगभग 51,82,300 रुपए आकी गई है। मामले से जुड़े अन्य फरार आरोपियों को भी चिन्हित कर लिया गया है, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 6/12/2025 को नारायणपुर थाना क्षेत्र में प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसके घर से 15 लाख रुपए और लगभग 4 किलो सोना चोरी हुआ है। इस पर पुलिस ने 331 और 305 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया था और अंततः पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी मिनल निकुंज और अनिल प्रधान, जो कि पति पत्नी भी हैं। इन लोगों ने वहां से चोरी में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही और जो कहानी सामने आई है उसके हिसाब से मिनल उसी घर की लड़की थी जिस घर में चोरी हुई थी और ये जशपुर में रह के पढ़ाई करती थी। यहाँ पर इसकी दोस्ती अनिल प्रधान से थी और ये लड़की अलग अलग समय में सबसे पहले 2 लाख रुपया निकाली, फिर 3 लाख रुपया निकाली। ऐसे करते करते कई बार प्रयास करके वहां से सब सूटकेस को पार की थी। इसमें इसके सारे दोस्त भी शामिल थे और यहाँ पर सामान रख के ये लोग इसको ले जाके राउरकेला में बेचे और वहां से जो पैसा मिला और नगद पैसे और सोना को बेचने से जो पैसा मिला था, इससे जाके रांची से इन लोगों ने हैरियर गाड़ी खरीदी और पुलिस को जब खबर लगी तो इनको लाके पूछताछ किया गया। इन लोगों ने आरोप स्वीकार किया। इनके और 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया। सर, पहली चोरी मैं साफ सफाई के दौरान घुसी थी घर के अंदर और मेरे को आईफोन खरीदना था, इस वजह से मैं चोरी की। 2 लाख चोरी की थी सर। उसके बाद अप्रैल महीने की बात है, 2 लाख चोरी की थी। उसके बाद अप्रैल महीने की लास्ट तारीख में फिर 3 लाख चोरी की थी सर। उसके बाद मई में मेरा बर्थडे था तो उसके लिए, पार्टी के लिए चोरी की थी 3 लाख। उसके बाद फिर एक सूटकेस घर में लॉक था तो मैं सोची कि उसमें पैसा ही होगा सिर्फ। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि उसमें सोने का बिस्किट या कुछ दूसरा चीज़ होगा। तो मैं सोची कि कितने बार बार निकालूंगी करके, तो एक ही बार निकाल लेती हूँ, उसके बाद और नहीं घुसूंगी वो रूम पे। तो मैं डायरेक्ट वो पूरा सूटकेस ही निकाल ली जो कि लॉक था। धमतरी जिले से बड़ी खबर सामने आई, जहां जंगल में निगरानी के दौरान एक हाथी ने अपने वन विभाग के अफसरों की जिप्सी पर हमला कर दिया। हाथी के हमले से वाहन के पीछे का कांच पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के समय एसडीओ रेंजर सहित वन विभाग की टीम हाथी की निगरानी के लिए जंगल पहुंची हुई थी। बताया जा रहा है कि जब हाथी ने वाहन पर हमला किया, उस पर अफसर जिप्सी से करीब 50 से 60 मीटर की दूरी पर मौजूद थे। जानकारी के अनुसार ये सिंगल हाथी दल से अलग होकर उड़ीसा से गरियाबंद होते उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के जंगलों में पहुंचा है। हाथी की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग लगातार उसकी निगरानी कर रहा है। फिलहाल यह सिंगल हाथी सीता नदी रेंज के जंगल में ही मौजूद है। वन विभाग ने हाथी की मौजूदगी को लेकर अलर्ट जारी किया है और आसपास के गांवों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में पुना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन योजना के तहत नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक और बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार 9 जनवरी 2026 की शाम को अभियान से प्रभावित होकर 36 इनामी माओवादियों सहित कुल 63 नक्सली कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए समाज की मुख्य धारा में लौटने का संकल्प लिया। यह आत्मसमर्पण माओवादी संगठनों के भीतर बढ़ते मोहभंग और पुनर्वास नीति पर बढ़ते भरोसे का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा गौरव राय ने बताया कि आत्मसमर्पित माओवादी दरभा डिवीजन, दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर, माड़ क्षेत्र तथा ओडिशा राज्य में सक्रिय थे। इनमें 18 महिलाएं और 45 पुरुष शामिल हैं। इन पर कुल 1,19,50,000 रुपए का इनाम घोषित था। डीआईजी कार्यालय दंतेवाड़ा में आयोजित आत्मसमर्पण कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक गौरव राय, डीआईजी सीआरपीएफ दंतेवाड़ा रेंज राकेश चौधरी, 111वीं वाहिनी के कमांडेंट
गोपाल यादव 195वीं वाहिनी के कमांडेंट अनिल कुमार सिंह, 230वीं वाहिनी के कमांडेंट अनिल कुमार प्रसाद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार बर्मन तथा सीआरपीएफ डीआईजी कार्यालय के उप कमांडेंट विमल कुमार उपस्थित रहे। आत्मसमर्पण करवाने में डीआरजी बस्तर, फाइटर्स और सीआरपीएफ के विभिन्न वाहिनियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुनः मार्गेम एक अभियान चलाया जा रहा है। पुनः मार्गेम एक अभियान जो है वो पुनर्वास से पुनर्जीवन है। ये एक होलिस्टिक अभियान है जिसके तहत हम लोग ना सिर्फ आत्मसमर्पण पर फोकस करते हैं बल्कि उससे आगे बढ़कर उनको स्किल डेवलपमेंट, उसका रिहेबिलिटेशन, उस पर भी विस्तृत तरीके से काम किया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज पुनः मार्गेम के तहत छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लगभग 63 कुल माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 63 में 36 ऐसे माओवादी हैं जिन पर शासन द्वारा पूर्व से इनाम घोषित था। इसमें अगर देखा जाएगा तो 18 महिला माओवादी हैं और 45 पुरुष माओवादी हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ने अचानक मार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भले ही फिलहाल शिकार की कोई घटना सामने नहीं आई हो, लेकिन जंगलों में बिना अनुमति हथियार लेकर घूम रहे असामाजिक तत्वों पर तत्काल सख्ती जरूरी है। इसी को लेकर उन्होंने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। विधायक धर्मजीत सिंह ने पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अरुण कुमार पांडे, सीसीएफ अभिषेक सिंह, एटीआर के फील्ड डायरेक्टर यूआर गणेश और बिलासपुर सीसीएफ मनोज पांडे को निर्देश दिए कि अचानक मार टाइगर रिजर्व की पिछली सीमा से लगे खुडिया, वरापानी, मजूराहा, जमनाही और जकड़ बांध क्षेत्रों में विशेष निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि जंगल में बिना अनुमति हथियार लेकर अनावश्यक रूप से घूमने वालों पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। विधायक ने बिलासपुर सीसीएफ को निर्देशित किया कि इन संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएं और नियमित पेट्रोलिंग कराई जाए ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को समय रहते रोका जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि वन्य जीवों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकार तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन जंगल में लोग हथियार रख के या अनावश्यक रूप से, अवांछित रूप से घूमते हैं बिना अनुमति के, उन पर रोक टोक बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने सीसीएफ बिलासपुर से कहा है कि वो जो अचानक में टाइगर रिजर्व का पिछला हिस्सा है, खुड़िया, औरापानी, मजूरा, जमुनाही, जकड़ बांधा, उस क्षेत्र में जाके मीटिंग लें और वहाँ पर पेट्रोलिंग कराएं ताकि कोई अनावश्यक ऐसे लोग जंगल में ना आए जिससे जंगल के जानवरों को नुकसान हो। और वन प्राणियों की रक्षा करना हमारा सबका कर्तव्य भी है और उसके लिए चिंतित होना हम सबके लिए स्वाभाविक है। इस पूरे मामले में पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अरुण कुमार पांडे ने कहा कि अचानक मार टाइगर रिजर्व से जुड़े पुराने वीडियो और उस पर हुई कार्रवाई को लेकर विभाग ने पूरी गंभीरता से कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी मामले में आरोपी सामने नहीं आता है तो उसकी अनुपस्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है और पंचनामा तैयार कर वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। शायद पूरी जानकारी नहीं होगी, कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई हुई है। यदि कोई नहीं मिलता है तो उसकी अनुपस्थिति में भी हम कोर्ट चालान कर सकते हैं, अपराधी का पंचनामा बनाकर कर सकते हैं। उसमें तत्परता की गई है और जो गणेश हैं वहाँ के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने ठीक कार्रवाई की। मिली भगत को तो सवाल ही नहीं उठता। ये हो सकता है कि कोई उदासीनता या लापरवाही हो। मिली भगत अपराध के मामले में आज ऐसा समय नहीं है कि कोई अधिकारी मिली भगत करे, विलम्ब हो सकता है। वैसे मुझे जानकारी दी गई है कि जो गेट मैन था उसको बर्खास्त किया गया है, 2 डिप्टी रेंजर के अगेंस्ट भी कार्रवाई की गई है, रेंज अफसर को भी नोटिस दिया गया है, सख्त कार्रवाई की जा रही है। पीसीसीएफ अरुण कुमार पांडे ने सोशल मीडिया पर लगाए गए मिलीभगत के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि लापरवाही बरतने पर गेटमैन को बर्खास्त किया गया है, 2 डिप्टी रेंजर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है और रेंजर को नोटिस जारी किया गया है। आने वाले समय में संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग और तेज कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। कथित माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा कर्मचारियों और आम नागरिकों के साथ किए गए आर्थिक धोखाधड़ी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। शक्ति जिला निवासी पीड़ित पूर्व कर्मचारी उपेंद्र नाथ चंद्रन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी फर्जी दस्तावेज तैयार कर कर्मचारियों और ग्राहकों से अवैध वसूली की, साथ ही निर्धारित लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करते वित्तीय गतिविधियां संचालित की।
उपेंद्र नाथ चंद्रा के अनुसार कंपनी की नियुक्ति और कार्य के दौरान कर्मचारियों से जबरन लक्ष्य पूरा कराने का दबाव बनाए और नियमों के विपरीत वसूली कराई। शिकायत करने पर उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी और अंततः सेवा से अलग कर दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आम नागरिकों से ऋण के नाम पर मनमाना ब्याज वसूला गया, रसीदें और अभिलेखों में हेराफेरी की गई तथा शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित ने जिला प्रशासन और पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो अन्य पीड़ितों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। मैं भैया माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता था। इसाफ कोऑपरेटिव है जो, इसका पूरा नाम बहुत लंबा है इसीलिए इसाफ शॉर्ट में बता रहा। वहाँ महिला समूह को लोन बांटने का और लोन वसूलने का काम चलता था। तो बहुत सारे कस्टमर जो पैसा भाग गए थे या जो पैसा जमा नहीं कर पा रहे थे, उसका पैसा कंपनी ने सभी ब्रांचों में एंट्री करा दिया। तो वो जो एंट्री कराया तो मेरे ब्रांच में मैंने सिमगा में 5 लाख एंट्री था, जो पैसा नहीं दिए थे उसको मैंने अपने जेब से भरा है और गुंडरदही में 2 लाख रुपए मैंने भरा है। तो इस तरह से मैंने 7 लाख भरा है भैया। तो उस पैसे को मैंने वापस मांगा दूसरे कंपनी जाने के बाद, तो उन्होंने पैसा वापस करने के बजाय मुझे ऊपर जबरदस्ती 2 लाख रुपए और भरो करके और बोल रहे हैं। तो मैं नहीं देके मैं थाने में रिपोर्ट किया, थाने से लेकर मंत्रालय तक रिपोर्ट किया हूँ, कहीं भी मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा, इसीलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। गंगानगर के रहवासी बीते कई वर्षों से गंभीर जल निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं। क्षेत्र में समुचित नालियों की व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश और समाधि सड़क और गलियों में हमेशा जल भराव की स्थिति बनी रहती है। इससे न केवल सिर्फ आवागमन बाधित होता है बल्कि मच्छरों का प्रकोप और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद तो समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। शनिवार को जब क्षेत्रीय विधायक गंगानगर में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तो स्थानीय महिलाओं ने उन्हें जल भराव की विकराल समस्या से अवगत कराया। मौके पर चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि सड़क किनारे जिन लोगों ने बेजा कब्जा कर रखा है उन्हें हटाकर नाली निर्माण किया जाए ताकि पानी की बेहतर निकासी हो सके। हालांकि इस प्रस्ताव को कुछ क्षेत्रवासियों ने विरोध भी किया। व्यवस्था नहीं है और सड़क बहुत खराब है। बरसात आते ही पूरा रास्ता डूब जाता है, किसी को भी निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग बस यही चाहते हैं, हम लोगों को सरकार जो है सड़क और नाली की व्यवस्था करे। साल से हम लोग नल्ली के लिए बेकार है। वहाँ पे जाके देखिए कच्चा नल्ली है और आज टैक्स भी पटा रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारी समस्या का हल नहीं हो रहा है, न नल्ली का न रोड का। 1.5 करोड़ का एस्टीमेट अब तैयार करके नगर निगम में दिए हैं। 80 लाख का काम घोषणा किए हैं विधायक जी। जल्द काम चालू होगा, गर्मी में लगभग कंप्लीट होने का संभावना है। ओडिशा के राउरकेला शहर में उस समय हड़कंप मच गया जब रघुनाथ पाली थाना क्षेत्र के जालदा ए ब्लॉक में एक छोटा चार्टर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह 9 सीटर चार्टर विमान भुवनेश्वर से राउरकेला की ओर जा रहा था। हादसे में विमान में सवार सभी 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 यात्री, 2 क्रू सदस्य शामिल हैं। घटना की जानकारी राज्य के परिवहन मंत्री ने दी। वहीं क्रू में कैप्टन नवीन काडगा और कैप्टन तरुण श्रीवास्तव मौजूद थे। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राहत दल पहुंच गए और सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान ने आपात स्थिति में क्रैश लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन यह रिहायशी इलाके के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि विमान किन परिस्थितियों में क्रैश हुआ इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। विमानन विभाग और संबंधित एजेंसियों द्वारा हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। बिलासपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को करियर गाइडेंस देना और उन्हें नई नई तकनीकों के प्रति प्रेरित करना है। कार्यक्रम में बताया गया कि मध्य भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है बल्कि सही मार्गदर्शन का अभाव है। इसी कमी को दूर करने के लिए आयोजन किया गया ताकि छात्र अपनी क्षमताओं को पहचान कर सही दिशा में आगे बढ़ सके और बेहतर करियर का निर्माण कर सके। कार्यक्रम में देश विदेश से आए विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर सत्र किए। कोयम्बटूर से आई डॉक्टर परमेश्वरी ने बच्चों को अपनी स्किल्स पहचानने और आत्म मूल्यांकन के जरिए आगे बढ़ने का मार्ग बताया। वहीं एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी से जुड़े विशेषज्ञ ने कन्वेंशनल करियर विकल्पों से हटकर नए और अनसुने क्षेत्रों में करियर बनाने तथा अपनी कंपनियों में आकर्षक पैकेज पाने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। इसके अलावा डेटा साइंस विशेषज्ञ प्रदीप तेजस्वी ने भविष्य में डेटा साइंस की बढ़ती भूमिका और इसके अवसरों पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में हार्वर्ड में लेक्चर देने वाले पहले शिक्षाविद डॉक्टर शिवम अरुण पटनायक जल्द ही कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की गई जिसके माध्यम से बच्चों को करियर गाइडेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और अन्य आधुनिक तकनीकी कोर्सेज से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक कपिल वर्मा ने बताया कि उनका लक्ष्य द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में शिक्षा और कॉरपोरेट जगत के बीच खाई को कम करना है।
एनजीओ के सहयोग से इस पहल को सामाजिक और शैक्षणिक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर से शुरुआत कर छत्तीसगढ़ के बच्चों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं, रिसर्च और वैश्विक स्तर के अवसरों के लिए तैयार करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। देख रहे हैं वर्तमान में सारा चीज़ जो है आजकल बिना डेटा के नहीं हो रहा है और डेटा साइंस का बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ते जा रहा है। और भविष्य में हमारी योजना है HD सेपर फाउंडेशन की कि भविष्य में जो स्कूल है बच्चों को टेक्नो स्कूल के माध्यम से इन सारी चीज़ों को हम मुहैया कराएं और बच्चे जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो और बड़े बड़े रिसर्च हैं उसमें वो जाने वाले हो सकें। और ये सब चीज़ें हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के इस बिलासपुर से प्रारंभ हम करें। आज का जो आयोजन था वो बच्चों को करियर गाइडेंस देने के लिए, साथ ही साथ नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उसमें उनको प्रेरित करने ताकि उनका करियर आगे बढ़ सके। हम जो मध्य भारत में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, टैलेंट्स बहुत है, लेकिन गाइडेंस की कमी है, तो इसी गाइडेंस को दूर करने के लिए आज का ये इवेंट कराया गया है। हमारा प्रयास है कि द्वितीय श्रेणी की जो सिटीज़ हैं और जो तृतीय श्रेणी की सिटीज़ हैं उसके अंदर एक गैप हमने देखा है। जैसे कि प्रथम श्रेणी के जो शहर होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी कॉरपोरेट और एकेडमिया को जोड़ने का काम किया जाता है, उसको हम द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के शहरों के अंदर लेकर आने के ये हमारा प्रयास है। तारबार क्षेत्र स्थित मां शीतला मंदिर परिसर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समाज सेवा का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब और असहाय लोगों को कंबल, बिस्किट सहित अन्य आवश्यक सामग्रियों को वितरण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग और शामिल हुए और उन्हें राहत सामग्री प्रदान की गई। आयोजन का उद्देश्य ठंड के मौसम में जरूरतमंद को सहारा देना और समाज में सेवा भाव को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर समर्थ शर्मा ने कहा कि समाज कल्याण के कार्यों में भागीदारी डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ी संतुष्टि का विषय होती है। उन्होंने आयोजन के लिए तारबार क्षेत्र के राम सिंह जी व अन्य सभी आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मरीजों का इलाज करने के साथ साथ समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में योगदान देना भी चिकित्सकों का कर्तव्य है। डॉक्टर समर्थ शर्मा ने बताया कि मां शीतला माता मंदिर लगभग 100 वर्ष पुराना आस्था का केंद्र है। पहले एक छोटा सा मंदिर था जिसे बाद में उनके सहयोग से भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। शीतला माता मंदिर समिति द्वारा हर वर्ष माता रानी के आशीर्वाद से गरीबों और असहाय लोगों के लिए कंबल वितरण सहित कई सामाजिक कार्य लगातार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज ने ही उन्हें पहचान दी और समाज की सेवा से ही आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए डॉक्टर शर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। मंदिर समिति द्वारा भविष्य में भी इसी तरह के जन कल्याणकारी कार्य जारी रखने का संकल्प लिया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर समर्थ शर्मा हूं और मैं तारबहार और राम सिंह जी और बाकी सारे आयोजकों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं दिल से कि आप सबने मुझे यहां बुलाया और मुझे सामाजिक कल्याण काम में मेरी उपस्थिति इससे दर्ज हुई और कुछ कल्याण मैं अपने हाथों से कर सका। ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब लोग डॉक्टर होने के नाते अपने OPD में मरीज़ देखते हैं, अस्पतालों में मरीज़ देखते हैं, बट समाज कल्याण में कुछ योगदान दे सकें, इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ भी नहीं होती। हमारे माता रानी शीतला देवी मंदिर ये 100 साल पुरानी हमारी माता रानी देवी है। पहले छोटा सा मंदिर हुआ करता था, उसके बाद मेरे हाथों द्वारा ये नया मंदिर का निर्माण हुआ और हर साल की तरह इस साल भी माता रानी के सहयोग से इन गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण हुआ और अनेक कार्य गरीबों के लिए हमारी शीतला माता मंदिर समिति द्वारा किया जाता है। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।